नमस्कार, जवाब तो देना पड़ेगा देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्या तिवारी। राज्य में ज्यादातर निजी स्कूलों का नया शिक्षा सत्र शुरू हो गया है, लेकिन अभिभावकों पर इन दिनों भारी शामत आई हुई है। कई स्कूलों ने अपनी फीस में 10 से 25% तक बढ़ोतरी कर दी है। और यही नहीं, किताबें, जूते और यूनिफॉर्म की भारी दरें और उसकी बाध्यता ने ज्यादातर परिवारों का बजट भी बिगाड़ डाला है। सरकार की ओर से गाइडलाइन जारी की जा चुकी है, लेकिन ज्यादातर स्कूलों के लिए ये महज कागज पर जारी किया गया डायरेक्शन मात्र है। देखिए खास रिपोर्ट। निजी स्कूलों में फीस नियंत्रण और पाठ्य सामग्री, ड्रेस, जूते को लेकर शिक्षा विभाग की ओर से कई बार दिशा निर्देश जारी किए गए, लेकिन हकीकत में पालना नहीं हो रही। इस बार भी शिक्षा विभाग की ओर से एक गाइडलाइन जारी कर तमाम तरह के निर्देश दिए गए हैं। राज्य के निजी स्कूलों में अभिभावकों के बीच टकराव की नौबत शुरू हो चुकी है। अभिभावकों का तर्क है कि स्कूल जिस तरह फीस में बढ़ोतरी करते हैं, उस लेवल की सुविधा मुहैया नहीं करवाते। तो वहीं स्कूल संचालकों का तर्क है कि महंगाई की दर के अनुसार ही फीस में बढ़ोतरी करते हैं। सरकारी गाइडलाइन की बात करें तो सरकार ने अपनी गाइडलाइन में अभिभावकों को राहत दी है, जिसमें पुस्तकें, यूनिफॉर्म, जूते, टाई स्कूल से खरीदने के लिए अभिभावक बाध्य नहीं होंगे। बाजार से भी अभिभावक खरीद सकते हैं। स्कूलों को अपनी वेबसाइट पर किताबें और उनकी दरें बतानी होगी। किसी एक दुकान से खरीदारी के लिए स्कूल बाध्य नहीं करेंगे। 5 साल तक ड्रेस में भी स्कूल बदलाव नहीं कर सकेंगे। स्कूलों में फीस तभी बढ़ाई जा सकेगी जब फीस कमेटी उसे मान्यता देगी। ज्यादातर स्कूलों में फीस कमेटियों का गठन नहीं हुआ है। नियमों की पालना नहीं होने पर मान्यता खत्म हो सकती है। निजी स्कूलों में बढ़ती फीस से हर अभिभावक परेशान है। पिछली सरकार फीस पर लगाम लगाने के लिए नया फीस एक्ट लागू कर चुकी है, लेकिन ये एक्ट भी राहत नहीं दिला पा रहा। हालत यह है कि जिला शिक्षा अधिकारी स्तर के अधिकारी भी सीधे तौर पर निजी स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करने से बचते रहे हैं। ज्यादातर निजी स्कूलों में गाइडलाइन को दरकिनार कर फीस कमेटी भी गठित नहीं की गई। कई निजी स्कूलों का दबदबा ही ऐसा है कि विभाग उनके खिलाफ चाहकर भी कार्रवाई नहीं कर पाता। 2 साल पहले शिक्षा विभाग ने जयपुर के एक नामी स्कूल की मान्यता खत्म करने का नोटिस जारी किया। बाद में उसे भारी दबाव के चलते विथड्रॉ करना पड़ा। मदन कलाल, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। तो सवाल यही कि आखिरकार कब रुकेगी प्राइवेट स्कूल्स की मनमानी, और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़ गए हैं। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं के हरितवाल जी, जो कि कांग्रेस से हैं। दिनेश कावड़ जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि अध्यक्ष हैं पेरेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन से। इसके अलावा नारायण सिंह प्रदेश प्रवक्ता हैं पंचायती राज कर्मचारी संघ से। इसके अलावा महेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि उपाध्यक्ष हैं स्कूल शिक्षा परिवार के। अशोक वेद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि प्रिंसिपल हैं एमपीएस सीबीएसई कोऑर्डिनेटर जयपुर एंड टोंक से। तो सबसे पहले मेरा सवाल कांग्रेस से ही है। के हरितवाल जी, मेरा सवाल आपसे ही है, क्योंकि प्रदेश में आपकी ही सरकार है। अच्छी शिक्षा देना राज्य सरकार का ही दायित्व होता है, लेकिन अगर बेहतर शिक्षा ना मिले सरकारी स्कूलों में तो लोग तो रुख करेंगे ही ना प्राइवेट स्कूल्स का, लेकिन वहां पर भी मनमानी जारी। आपने बहुत अच्छा विषय लिया है, जो कि हर गरीब, अमीर और मध्यम परिवार को सीधा अटैक करता है। मेरा कहना यह है कि सन 2011-12 के अंदर अशोक गहलोत जी जो मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने एक गाइडलाइन जारी की थी और ये कहा गया था स्कूलों की फीस मनमानी रूप से नहीं बढ़ाई जाए। और उसके दबाव में काफ़ी स्थिति में 13 के स्थिति आ गई थी, किसी ने स्कूल में फीस नहीं बढ़ाई थी, जिसमें स्पेशली जो बहुत बड़े स्कूल हैं, 4-5 जो बहुत ऊंची फीसें लेते हैं, जैसे SMS है, विद्या आश्रम है, स्टेप बाय स्टेप है, पैलेस स्कूल है, निर्जा मोदी है, ये जो ऐसे स्कूल है ना, ये लोग बड़ी मनमानी फीस बढ़ाते थे। इस पर रोक लगने की कोशिश की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जैसे सरकार आई तो इन लोगों ने वापस उसको दरकिनार करके, क्योंकि सरकार का कोई दबाव रहा नहीं, अभिभावकों ने बहुत बड़ी हड़ताल करी, अभिभावकों के संघ बने, हर स्कूल में अभिभावकों के संघ बने, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। अभी भी सरकार आए, हमारे कुछ ही दिन हुए हैं, हमने एक गाइडलाइन जारी करी है और मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उस गाइडलाइन के विपरीत जाने वाले लोगों पर कठोर कार्रवाई होगी। जो लोग उस गाइडलाइन के बिना फीस अभिभावकों की। सर, सवाल तो ये है ना कि गाइडलाइंस बहुत सारी बनी हुई है, उसकी कॉपी भी मेरे पास है। कुछ लाइंस पढ़ के भी आप लोगों को बता देती हूँ कि क्या क्या गाइडलाइंस जारी हुई थी। पुस्तकों के अलावा निजी विद्यालयों द्वारा निर्धारित यूनिफॉर्म, टाई, जूते, कॉपियां आदि भी विद्यार्थी अभिभावकगण खुले बाजार से
खरीदने के लिए बाध्य नहीं हो सकते हैं। इसके अलावा किसी भी शिक्षण सामग्री पर विद्यालय का नाम अंकित नहीं होगा। किसी भी दुकान विशेष से पुस्तकें एवं अन्य सामग्री के क्रय का दबाव नहीं बनाया जाएगा। इस तरीके की बहुत सारे पॉइंट्स हैं इन गाइडलाइंस में, लेकिन लागू कौन कर रहा है, सवाल तो यही है ना। नहीं, काफी स्कूलों लग गया। कुछ स्कूल हमारे नजर में हैं और हमारी सरकार के नजर में है जो कि गाइडलाइंस को फॉरवर्ड कर रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होगी। ये चुनाव का समय आ गया, उससे पहले सरकार बनते ही इस पे ध्यान दिया था जब भी गाइडलाइन जारी हुई, और आने वाले समय में ये चुनाव से समाप्त होने के पश्चात अगर किसी ने उस बिना प्रोसेस की फीस बढ़ा दी तो हम ये व्यवस्था करेंगे कि जो बड़ी फीस अभिभावकों से ली गई है उसको वापस की जाए और किसी न किसी प्रकार से छात्रों को और विशेष रूप से जो मध्यम वर्ग अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं उन लोगों पे राहत मिले। और मैं समझता हूं कि सरकार को इसमें कठोरता बरतने पर कोई किसी प्रकार संशय नहीं है, कठोर रूप से कार्य करेगी। दिनेश कावड़ जी, बिल्कुल मैं लौटूंगी आपके पास। दिनेश कावड़ जी, आप लोग तो पेरेंट्स की लगातार आवाज बनते रहे हैं, लेकिन जैसे ही शिक्षा सत्र की शुरुआत हो जाती है हर बार वही चिंता सताती है लोगों को कि आखिरकार वो घर का बजट कैसे मेंटेन करें, क्योंकि अच्छे स्कूल्स में भी पढ़ाना है अपने बच्चों को, लेकिन अफोर्डेबल फीस नहीं होने के बावजूद भी अपनी तरफ से कटौती करके लोग भेजते हैं स्कूलों में। बिल्कुल, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सरकारें आती हैं जाती हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो। जैसा हरिद्वाल जी बता रहे कि कांग्रेस के शासन में जो हाईकोर्ट के जो रिटायर्ड जज हैं शिव कुमार जी शर्मा, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी और सबको उम्मीद लगी थी कि भाई कुछ न कुछ अच्छा अभिभावकों के पक्ष में एक फैसला आ रहा है। लेकिन वो कमेटी इतनी पंगु हो गई कि इतना बार बार जब विद्यालयों में फीस बढ़ाई जा रही थी, अभिभावक एकत्रित होकर वहाँ शिकायत कर रहे थे। इतनी शिकायतों के बाद मैं खुद भी लगातार शिकायतें लेके जा रहा था। लगभग रोज का कम से कम 400 से 500 शिकायतें वहाँ आ रही थी। पेरेंट्स वहाँ इकट्ठे होते, सुबह 9 बजे जाते, शाम को 6 बजे तक हम वहाँ रहते। एक भी विद्यालय पर कार्रवाई नहीं हुई, सिर्फ नोटिस दिए गए। हम बार बार कहते थे कि आप किसी भी विद्यालय पर कार्रवाई कीजिए, नोटिसों से कुछ नहीं होना। एक भी विद्यालय पर अगर उस वक्त कार्रवाई हो जाती तो आज ये स्थिति नहीं होती जो लगातार बिगड़ती जा रही है। सरकार आती है, कानून बनाती है, उनकी पालना कौन करवाए? वास्तव में अधिकारी जो है वो कहीं ना कहीं विद्यालयों से मिलीभगत का एक रोल करते हैं। जो दोनों सरकारों की नीयत साफ है, लेकिन दोनों सरकारों की जो योजना है उसको अधिकारी फेल करते हैं। वो अधिकारी उसको लागू नहीं करते। अभिभावक जाता है 2 बार 4 बार शिकायत करने के बाद वो अभिभावक स्कूल के प्रबंधन के टारगेट पे आ जाता है, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है। लेकिन सवाल तो ये है ना कि पेरेंट्स के पास भी तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। वो चाहे तो 5,000 रुपए के स्कूल में भी पढ़ा सकते हैं, 50,000 रुपए के स्कूल में भी पढ़ा सकते हैं। मेरी बात सुनिए, अभिभावक उन्हीं विद्यालयों में पढ़ाता है जहां उसकी रेंज का जो फीस का स्ट्रक्चर होता है। मुझे मालूम है कि मेरा बच्चा 20,000 तक का मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, मैं 20,000 के हिसाब से पढ़ा देता हूँ, उसको एडमिशन कराता हूँ। दिक्कत कहाँ आती है कि जब अगले सत्र में जो फीस बढ़ोतरी होती है वो बेहिसाब होती है और उसका बजट वहां गड़बड़ाता है। वो तो मुझे भी मालूम है कि मेरी कैपेसिटी 20,000 पे करने की, मैं अगले साल 22,000 लेकिन इस बीच स्कूलों को भी तो अपना खर्चा निकालना होता है ना। देखिए, स्कूलों का खर्चा निकालना होगा, लेकिन 50% फीस, 40% फीस बढ़ाकर ये जो लूट मार है, अभिभावक का आंदोलन जो महंगाई की दर उसके खिलाफ ना था, न है, ना रहेगा। वो भी जानते हैं स्कूलों में भी टीचर्स का वेतन बढ़ाना है, सारे खर्चे हम भी मानते हैं। हर बिजनेस में कहीं ना कहीं जो बढ़ोतरी होती है, लेकिन जो लड़ाई है वो इस बात की है कि जो एबनॉर्मल हाइक है फीस में, और जो स्कूल में जूतों के नाम पर, स्कूल में बुक्स के नाम पर, स्कूल में टाई के नाम पर, एनुअल फंक्शन के नाम पर जो वसूला जाता है अभिभावकों से, अभिभावकों को उन्होंने एक तरह से पैसा कमाने की मशीन समझ रखा है। स्कूल प्रबंधन ने किसी भी तरह से वो उनकी जेब से पैसा निकालने का एक जरिया ढूंढते हैं, चाहे वो कराटे टीचर लगा लो, चाहे जूडो टीचर निकालो। अभी योगा का आदेश हो रहा है कि एक निजी विद्यालय में मैंने सुना, यानी कि आप कह रहे हैं कि एक बिजनेस के तौर पर इसे बना लिया है। स्कूल शिक्षा के मंदिर बचे ही नहीं, उनका एक मात्र उद्देश्य है कि हम बिजनेस कैसे करें, इसके अलावा उनका कोई उद्देश्य नहीं है। उनका खाली, आप देखिए एडमिशन भी लेंगे तो 80% होनी चाहिए, 85% होना चाहिए। अरे भाई, इतनी प्रतिशत का बच्चा अपने आप ही प्रोग्रेस करेगा, उसको तुम क्या सुधार रहे हो? आप देखिए उन बच्चों को लीजिए जो वास्तव में कमजोर है, उनको आप अपग्रेड कीजिए। जब हम मानते हैं आपके पास क्वालिटी है, आप सोफा दे रहे हैं तो हम सोफा का पेमेंट कर रहे हैं, आप जो कालीन बिछा के दे रहे हैं तो हम उसकी फीस दे रहे हैं। लेकिन जब अपने बजट के अनुसार हम मानते हैं कि हमारी सैलरी 50,000 से 55,000 हो जाएगी, विद्यालय का खर्चा 20 से 21 हो जाएगा, लेकिन विद्यालय का खर्चा 20 से सीधा 40 पे जाता है। जब अभिभावक की कमर बिल्कुल, तो सवाल ये है कि आखिरकार ये फीस बढ़ोतरी हर साल क्यों बढ़ती जाती है? मैं तो हरिद्वाल जी बैठे हैं, आपकी सरकार है, अगर आप कुछ कर सकते हैं तो मैं पूरे राजस्थान के अभिभावकों की तरफ से एक मांग आपसे रखता हूं, अगर आप कुछ कर सकते हैं तो एक आदेश जारी करा दीजिए। आपकी नीतियां आएंगी, लागू होंगी,
निश्चित रूप से अभिभावकों को हतिमा आप अच्छा काम करोगे, लेकिन एक आदेश अगर जारी हो जाता है कि इस सत्र में जब तक सरकार डिसाइड नहीं करेगी कोई विद्यालय फीस नहीं बढ़ाए, ये अगर आज पर आदेश आप दिला सकते हैं तो ना तो सड़कों पर अभिभावकों को आना पड़ेगा ना लड़ाई करनी पड़ेगी। नारायण सिंह जी का रुख कर लेते हैं। नारायण सिंह जी, क्योंकि हमने देखा है सरकारी स्कूलों की हालत क्या है, वहां तो शिक्षक खुद इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, उन्हें कुछ पता नहीं है, मार्क्स इतने कम आते हैं उनके, अगर कोई वो एग्जाम देने पहुंच जाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि वो प्राइवेट की तरफ देख रहे हैं खुद। देखिएगा मैडम, मैं आपको कहना चाहूंगा सरकारी स्कूल की जो हालत आप बता रहे हैं वो ऐसी नहीं है। ऐसा नहीं है, प्राइवेट स्कूल के 2 बच्चे मेरिट में आ जाते हैं, लेकिन 98 बच्चों की हालत कोई नहीं जानता है। वो 98 जो बच्चे होते हैं उनके बारे में नहीं पूछेंगे कोई भी कि उनकी क्या हालत है, कि वो 2 बच्चों पर फोकस करते हैं। सरकारी स्कूल का बच्चा आज की तारीख में, पिछले साल आपने देखा रिजल्ट, प्राइवेट स्कूलों से टॉप का रिजल्ट रहा है। तो आप ऐसे तो नहीं कहें कि सरकारी स्कूलों के टीचर और बच्चे ठीक नहीं है, लेकिन ये जरूर कहना चाहूंगा, हमने खुद देखा है, इतने सारे रिजल्ट देखे हैं, 33% चाहिए होते हैं पासिंग मार्क्स, लेकिन अगर खुद शिक्षकों के इतने परसेंट नहीं आने तो आप बताइए ना। नहीं, ऐसा नहीं है शिक्षकों का, ऐसा नहीं है। शिक्षक बड़ी मुश्किलों से शिक्षक बनता है सरकारी स्कूल का। आप देखते होंगे कितनी परीक्षाएं पास करके शिक्षक बनता है वो। किसी से छिपा नहीं है कि शिक्षा माफिया भी कितने ज्यादा सक्रिय हैं आजकल। नहीं, शिक्षा माफिया आपके प्राइवेट स्कूलों में होंगे, सरकारी स्कूलों में कोई शिक्षा माफिया नहीं है मैडम। लेकिन मैं आपको फिर कहना चाहूंगा, सरकारी स्कूल का जो शिक्षक है वो बड़ी क्वालिटी के साथ में आता है, लेकिन उसको वहाँ सरकार की तरफ से सुविधाएं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, कड़ी मेहनत से आता है, वो एग्जाम भी पास करता है मान लिया, लेकिन अगर शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहा है तो उसे खुद को भी तो नॉलेज होनी चाहिए ना। नॉलेज आप कोई 100 में एक किसी टीचर में कोई प्रॉब्लम होगी तो आप 99 को गलत मान लेंगे क्या? बहुत सारे क्या बात कर रहे हैं मैडम? आज सरकारी स्कूलों के टीचर से क्वालिटी होती है। आज जितने भी आपके ऑफिसर्स निकले हैं वो सिर्फ सरकारी स्कूलों से निकले हैं। टीचर है वो है ही सरकारी स्कूल में, ऐसा तो नहीं कहें आप, लेकिन ये जरूर कहेंगे कि सरकार की स्कूलों में सुविधाएं कम है। वहाँ आज पंखे नहीं है स्कूलों में, वहाँ बिजली की सुविधाएं नहीं है, वहाँ बच्चे निम्न तबके का बच्चा आता है वो बेचारा बड़ी परेशानी से दूर से आता है, उनको जाने आने का साधन अवेलेबल। बिल्कुल, मैं लौटूंगी आपके पास। एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं बूंदी से, नितेश। नितेश, क्या कहना चाहेंगे आप? नितेश नहीं है, मुकेश गौतम है नाम मेरा। मुकेश, माफ कीजिएगा मुकेश, रखिए अपनी राय। मैडम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि जैसे आप हमारे से पूछ रहे हो, इसके पहले भी बताते हैं, लेकिन हकीकत को कोई दिखाता नहीं। प्राइवेट स्कूलों में तो इतना ज्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है, रसीदें नहीं देते, फीस लेते हैं 1000 रुपये रसीद देते हैं, 700 रुपए की मंथली फीस लेते हैं, 350 रुपये रसीद देते हैं 150 रुपए की। पढ़ाने वाले जो अध्यापक है उनके दस्तखत कराते हैं 3000 रुपये में, सरकार से कितने लेते हैं, उनके बिलों में दस्तखत कराते हैं 7000 रुपये में। इतना भ्रष्टाचार हो रहा है मैडम, इनकी जांच होना चाहिए। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें राय देने के लिए। और अशोक वेद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक जी, अभी कॉलर को भी आपने सुना, आखिरकार इतनी मोटी मोटी फीस दी जाती है अभिभावकों की तरफ से, लेकिन उस तरीके की सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। फिर भी देखिए मैडम, मैंने भी सुना, देखिए ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर में थोड़ा डिफरेंस है। प्राइवेट सेक्टर आर मेंट फॉर डिसीजन, दे आर मेंट टू गिव सर्विसेज, वो उनको सर्विस देनी है अपनी। आज जितने भी हमारे स्कूल हैं, मैं सीबीएसई को रिप्रेजेंट करता हूँ, हमारा स्कूल है महेश्वरी पब्लिक स्कूल, मैं जयपुर का टोंक का कोऑर्डिनेटर भी हूँ सीबीएसई के लिए। देखिए सीबीएसई के हमारे हर स्कूल की गाइडलाइंस हैं, हम उस गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग चलते हैं। छोटी सी बात ले लीजिए, अभी शिक्षक की बात हो रही थी, जितने भी शिक्षक हमारे यहाँ पे लगे हुए हैं, टीचर्स हैं, सबको सुविधाएं हमको देनी पड़ती हैं 7th पे के अकॉर्डिंग। जब आप सारी सुविधाएं देंगे, बच्चों को सुविधाएं देंगे, तो कहीं ना कहीं तो फीस मॉनिटर करेंगे हर स्कूल में। वो बात सही है, आप खुद कह रहे हैं गाइडलाइंस आप लोगों की तरफ से भी जारी की जाती है, लेकिन हर साल फीस बढ़ोतरी करने का क्या सेंस है, ये बताइए। देखिए हर साल फीस बढ़ोतरी करने का रीजन बताऊंगा आपको। हर साल आपका डीए बढ़ता है, जब डीए बढ़ता है साल में अगर 2 बार डीए बढ़ता है तो वो डीए हमको स्टाफ को भी देना पड़ता है। आपके ग्रेजुएटी के एक्सपेंसेस आते हैं, आपके इंश्योरेंस के एक्सपेंसेस आती हैं, आपके पेट्रोल के एक्सपेंसेस आते हैं, आपके हर चीज़ के एक्सपेंसेस हैं, बच्चों की टीचिंग एड के एक्सपेंसेस आते हैं, टीचर की कॉस्टिंग, टीचर की ट्रेनिंग। आज सरकारी स्कूल में ये कह रहे हैं टीचर बहुत मेहनत से आते हैं, लेकिन कितनी ट्रेनिंग प्राइवेट सेक्टर में होती है। जैसे हमारे सीबीएसई में नॉर्म है 20 डेज की कंपल्सरी ट्रेनिंग हर टीचर को करानी है। जब आप 20 डेज की ट्रेनिंग कराएंगे तो कहीं ना कहीं तो एक्सपेंसिव भी आएंगे, उनका एक्सपोजर भी उस हिसाब से होगा, रिजल्ट्स भी अच्छे आते हैं। जहां तक लेकिन आप ये सोचिए ना, अगर मिडिल क्लास की तरफ से देखा जाए तो कितना मुश्किल होता है उन लोगों के लिए, बहुत सोच समझकर वो अपने बच्चों को स्कूल्स में भेजते हैं। देखिए मिडिल क्लास की बात नहीं हो रही आज के जमाने में। चलिए मैं आपके पास आऊंगी, एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं अजमेर से। अमित, क्या कहना चाहेंगे आप? अमित, आवाज मिल रही है आपको?
अमित, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी जी, गुड अपनी इवनिंग। बात रख सकते हैं आप। हाँ जी, मैं ये कह रहा था मैम, एक तो स्कूल कैंपस में जो ये बुक्स वगैरह तो नहीं देते हैं, लेकिन पास में कोई कैसा एक मतलब पॉइंट बता देते हैं कि वहीं से स्कूल लेनी पड़ेगी। चलिए, शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो अशोक वेद जी, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं, देखिए, लेकिन मैं ये ये कह रहा था, कॉलर जिस तरीके से सवाल भी कह रहे थे कि इनको इसलिए भी बाध्य किया जाता है कि पर्टिकुलर शॉप्स भी डिसाइड हो जाती हैं कि उसी पर जाइए, वहीं से लीजिए। देखिए ये एक परसेप्शन है, ये एक हमने अज्यूम कर लिया कि हर प्राइवेट स्कूल ऐसा होता है। देखिए, पहली चीज मैं क्लियर करता हूँ जो शुरू में बोली गई थी, स्कूल इज नॉट अ बिजनेस। हमारा स्कूल बिजनेस नहीं है, स्कूल एक एजुकेशन है, तो उसको बिजनेस और इंडस्ट्री से कंपेयर मत करें। दूसरी बात, हर पेरेंट को आज के ज़माने में सुविधा चाहिए। क्या आपके पास टाइम है 10 किताब लेने के लिए? 10 किताब दुकानों में जाएंगे? बहुत आसान है कहना। 10 किताब लेने के लिए 10 किताब दुकानों में जाना आसान नहीं है। ये एक बाध्य नहीं कर सकते ना, सुविधा दी जाएगी। अपनी मर्जी है, वो किसी भी दुकान पर जाए, वहां से परचेज करें। फाउंडेशन रहती है, हमने कोई आप फाउंडेशन नहीं कर सकते। देखिए, आप किसी भी फलाने बुक डिपो से किताबें लीजिए, किसी भी वही ये बात सब है, आप बाकायदा बाउंड नहीं बताया कर जाता सकते है। किसी चीज देखिए, के लिए। किसी भी कोई स्कूल भी में विद्यालय ऐसा नहीं है, ऐसे- निजी स्कूल जो ज्यादातर मैं तो आपको- अपनी दुकानें मैं आपको लेके बैठे, एक- मैं जो आपको- दुकानें नहीं ले रखे वो पर्टिकुलर मैं आपको- आप लोगों मैं की सब आपको- सेटिंग रहती है, मैं आपको वहीं लाइव पर जाइए, एग्जांपल ड्रेस लीजिए, वहीं पर जाइए, किताबें मैं आपको खरीदिए। एक लाइव एग्जांपल देता हूँ, आप चलिए मेरे साथ। कुछ स्कूल जयपुर में ऐसे, नाम इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं भी उनको पार्ट हूँ, हम लोग मार्केट से किताब सस्ती देते हैं। अगर 100 रुपए की किताब है तो 15% डिस्काउंट करके देते हैं बच्चों को, ताकि बच्चों को बेनिफिट हो। जो ठीक है, किताब 50 रुपए की आती है उसमें 300 रुपए का टैग लगा के आप लोग 15 से 20% डिस्काउंट देखिए, हम लोग टैग नहीं लगाते आपकी किताबें। पूरी पॉलिसी हमको किताब- मालूम है। आपके महेश्वरी जो आपको देने की जरूरत ही कहाँ गई जब वो आप खरीदने क्यों वाला देते हो? अपना आपको खरीदेगा, किसी ने आपको कहा जरूरत ही क्या है? हम उसको आप अलाउ कीजिए नहीं कि आप सीबीएसई का कोर्स देखिए, करिए आप कहीं से भी। सीबीएसई की बुक्स मैं लौटूंगी आपके पास। आप मदन जाके गोपाल सीबीएसई की इस बुक्स वक्त एक बाजार कॉलर से हमारे लीजिए। साथ जुड़े हुए कोई हैं, कंपल्शन नहीं ब्यावर है। से उनका रुख कर लेते हैं। अशोक जी, आऊंगी मैं आपके पास। एसएमएस स्कूल का ताजा उदाहरण बता रहा हूँ। मदन, किसी आप क्या बच्चे कहना चाहते हैं? अपनी बात रख सकते हैं। हेलो, हाँ मैडम नमस्ते। जी नमस्ते, अपनी बात रख सकते हैं आप। हाँ जी, ब्यावर से मदन बोल रहा था। मैं कह रहा हूँ, मेरा भतीजा पिछले वर्ष कंचन देवी सीनियर सेकेंडरी विद्यालय में पढ़ता था। हेलो। बोलिए। हाँ, तो कंचन देवी विद्यालय में पढ़ता था, तो जब भी मैं फीस जमा कराने जाता था उसकी रसीद देते थे श्रीमती कंचन विकास समिति के नाम से। तो मैं उनको कहता था जब आप कंचन देवी विद्यालय के तो रसीद उसी के नाम से दीजिए, मगर वो उसके बारे में परवाह नहीं करते थे। रसीद वो अपनी प्राइवेट जो समिति बना रही थी उसके नाम से देते थे। और इसकी भी मैंने कई बार शिक्षा अधिकारी की शिकायत भी की थी, मगर उसकी भी मेरे सुनवाई नहीं हुई थी मैडम। चलिए, शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। और गोविंद सिंह अजमेर से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गोविंद, क्या कहना चाहेंगे आप? सर, मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल पे, ईस्ट पॉइंट स्कूल अजमेर में है, क्लास 4 की किताबें 3,500 रुपए की, उसके अलावा फंक्शन के हर फंक्शन के अलग, उसके अलावा किताब कॉपी सब में कमीशन बंधा हुआ है दूसरे स्कूलों से। यूनिफॉर्म की इतनी घटिया क्वालिटी है कि उसकी जो ड्रेसें हैं, एक बच्चे की 2-2 हजार की ड्रेस पड़ती है। अब 3,500 की 4th क्लास के बच्चे की किताबें, आप वंडर मतलब ताजुब करोगे इस बात पे। चलिए, शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। और अशोक वेद जी, आप लगातार सुन रहे हैं और ये हमारी आवाज नहीं है, बल्कि हम यहाँ पर बैठकर तो डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन ये पेरेंट्स खुद बात बोल रहे हैं। कहीं पर रसीद नहीं दी जा रही है जेन्युइन। स्कूल का वाकया मैं बता रहा हूँ, आप नाम नहीं बताना चाहते, मैं बता रहा हूँ। एसएमएस स्कूल में परसों की घटना मैं बता रहा हूँ, 2 दिन पहले की। एक पेरेंट्स के 2 बच्चे हैं, एक 5th में एक 6th में। 6th वाला बच्चा आगे चला गया, तो जो 6th वाले बच्चे की किताब जो कि 5th वाले बच्चे के काम आ सकती थी, पेरेंट्स ने कहा कि ये 4 किताब आप हमको कम दे दीजिए, उसकी सब बिल्कुल सुरक्षित किताबें हैं। स्कूल प्रबंधन ने वो किताबें मतलब उनको मजबूर किया कि आपको पूरा सेट लेना पड़ेगा, हम तो सेट बना के बेचते हैं, ये किताबें भी आपको लेनी पड़ेंगी, चाहे आपके काम आए चाहे नहीं आए। ऐसी स्थिति पेरेंट्स ने बोला अपने बच्चे को ले जाइए। एक ही जवाब है कि आप बच्चे को ले जाइए। देखिए, कोई एक्सेप्शन और इससे क्या होगा? देखिए, मैं आपको बताऊं, कोई एक्सेप्शन हो तो बात दूसरी है। वैशाली नगर हमारे स्कूलों में, अच्छा अभी हमारे स्कूलों में 25% बच्चे आरटी के पढ़ते हैं। देखिए, आरटी के आने के बाद 25% बच्चे जो हम आरटी के पढ़ते हैं, आपको जानकर ताजुब होगा, उन 25% बच्चों को हम किताबें भी फ्री देते हैं। वो आप किसी पे एहसान नहीं करते, आरटी का नियम है। और चीजों में जोड़ लेते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो होती रहती हैं, एनुअल फंक्शन होता है, सरकार का नियम है। आपके आए दिन क्राफ्ट्स को लेकर चीजें बनती अगर हैं। हम अच्छा काम कर रहे हैं तो हम एहसान नहीं कर रहे हैं, और खराब काम तो हम कर ही नहीं रहे। आपके मैनेजमेंट के चुनाव होते हैं, आपके चुनाव में वायदा किया गया है, मैं आपको बता रहा हूँ आप किसको बेनिफिट पहुंचाते हो। आपके चुनाव में इशू रखा गया कि मतलब ये इशू कहां से चालू हुआ, इस चुनाव में महेश्वरी समाज के बच्चों को 25% डिस्काउंट देंगे। वो बाहर किस पे पड़ेगा? जो बाकी लोग वहां पर पढ़ रहे हैं। उसके बाद में महेश्वरी समाज के बच्चों को देंगे हम 50%। आज वर्तमान में इस चुनाव के बाद महेश्वरी समाज के बच्चे सभी इंस्टीट्यूट में फ्री,
निःशुल्क पढ़ेंगे, उसका वजन किस पे पड़ेगा? बाकी आप देखिए ना स्टेट पिछले सत्र में आपके पिछले सत्र में मैं आपके श्री गंगानगर से इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मुकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुकेश जी क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए पहली बात ये 22 साल के बाद यूनिफॉर्म बदला गया। सर सुन लेते हैं, कॉलर को सुन लेते हैं जरा। जी रखिए अपनी राय। मुकेश जी आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी आवाज तो मिल रही है जी, क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ जी, ये प्रिंसिपल है एमपीएस स्कूल के बैच जी, उनसे मेरा प्रश्न है। जी बोलिए। अशोक बैच जी है प्रिंसिपल स्कूल के एमपीएस के। हाँ जी आवाज मिल रही है? हाँ जी प्रिंसिपल है। बोलिए बोलिए, आप सवाल कीजिए, सुन रहे हैं वो आपको। प्रिंसिपल एमपीएस बैच जी से मेरा प्रश्न है कि जो ये फीस कलेक्ट करते हैं इतनी हाई स्केल पर, तो क्या ये बच्चों के जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए भी कोई सीट वगैरह जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए भी कोई सीट वगैरह आरक्षित रखते हैं सरकार के अलग, आरटीई के अलग से? कोई ऐसा कोई इनकी व्यवस्था रहती है क्या स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में? देखिए हम जो आपने क्वेश्चन पूछा ये बच्चों के रखते हैं, हम लोग बच्चों को बहुत ज़्यादा फीस कंसेशन देते हैं। ये सिर्फ समाज के बच्चों को नहीं देते हैं, किसी भी बच्चे को अगर उसको जरूरत है, उसको फाइनेंशियल नीड है, तो हम 50% 100% तक फ्री देते हैं उसको, बिकॉज समाज का स्कूल है, सोसाइटी का स्कूल है, फैसिलिटी उतनी दे देते हैं। आज अगर हमने अपने सारे स्कूल एयर कंडीशन कर दिया तो हमने एक पैसे भी बच्चों की फीस नहीं बढ़ाई, और हम बिल्कुल रूल और तहत के बराबर थे। ठीक है, आपको पहले भी बता रहा हूँ। और दूसरी बात, जैसे आपने बोला सारा कच्चा चिट्ठा हम निकलवा रहे हैं, आपका हर साल फीस बढ़ रहा है, आप कैसे करो नहीं बढ़ रहा? आप जो कह रहे हैं यूनिफॉर्म आपका हमारा स्कूल एक साल सर आज से ही शुरुआत हो गई है। आज 44 ईयर होगा हमारे नए शिक्षा सत्र की आज से शुरुरुआत हो गई है। मैडम और वो तस्वीरें बार बार हम देखते हैं कि प्रदर्शन किए जाते हैं, आवाज उठाई जाती है। आज 1 लाख रुपए सालाना आपकी फीस, 1 लाख सालाना है ही नहीं, बिल्कुल फर्स्ट क्लास की फीस क्या है? सर एक एक करके ऐसे समझ नहीं आएगा, एक एक करके बिल्कुल तथ्य गलत आप है। बिल्कुल आप इनसे मंगा लीजिए, अगर इनकी 80,000 81,000 पिछले सत्र की। दूसरी बात हमारी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग है, हमारी तक किसी भी स्कूल पर जो महंगाई सूचकांक से ऊपर बढ़ा रहा हो उसके ऊपर कार्रवाई कीजिए। बिल्कुल साथ में हम भी स्कूल वाले साथ हैं, लेकिन आप इस फीस बढ़ोतरी के नाम पर हर बार छोटे स्कूल को टॉर्चर्ड करते हैं, हर बार छोटे स्कूल को टॉर्चर्ड करते हैं, जबकि महंगाई सूचकांक तक कोई बैरिकेड्स नहीं होना चाहिए। या फिर आप गुजरात मॉडल डेवलप कर दीजिए, वहां पर होता क्या है, पीएस जो प्राइमरी सेक्शन का स्कूल होता है उसकी 15,000 तक स्कूल है, वहां तक आप निश्चित कर दीजिए, वहां तक जिसकी फीस है उसको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आपका इसे सेकेंडरी स्कूल है वहां तक 20,000 है और सरकार की 27,000। आप लोग की तो पहले 5 साल पहले भी सरकार थी ना, उससे पहले और अब दोबारा से सरकार आ गई है। आप बता दीजिए आपका किस तरीके से आगे रहने वाला है रोल? देखिए हमारा रोल चलता रहा, तभी जाके सरकारों को मजबूर होके फीस कमेटी बनानी पड़ी, शिक्षा के नियम बनाने पड़े, जो ये दुकानें अंदर चल रही थी उनको बाहर लाने का एक जो आदेश देना पड़ा सीबीएसई को। ये हमारी लड़ाई के परिणाम है, और उस लड़ाई में हमारे साथ क्या होता है। श्याम जाट उनका रुख कर लेते हैं। सर मैं लौटूंगी आपके पास। श्याम जाट एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। श्याम जी क्या कहना चाहेंगे आप? नमस्कार मैडम। जी नमस्ते, अपनी बात। मैडम मेरा सवाल कांग्रेसी नेता से है कि ये सरकारें जो भी आती है वो बार बार वादे करती है जनता से, और इनको एक ऐसा भी वादा करना चाहिए कि पूरे राज्य में कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक जो फीस है वो एक निर्धारित कर देनी चाहिए सभी स्कूलों के लिए, जिससे अभिभावकों को कोई किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो इसमें इनके परेशानी क्या है ऐसा नियम लाने में? के हरितवाल जी, आप फीस निर्धारित क्यों नहीं कर देते? मैंने बहुत अच्छा इन्होंने सवाल किया है, इसके बारे में कोशिश भी करते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से काफ़ी डिस्कस चल रहा था। एक्चुअल में सबसे बड़ी गलती थोड़ी बहुत तो हमारे भी लोगों की है कि हम लोग सुपरिटी कॉम्प्लेक्स से होके या किसी प्रकार से हम जैसे गाँव की स्थिति देखते हैं, हमारे अध्यापक लोग बैठे हैं, सरकारी स्कूल के लोग बैठे हैं, गाँव में जहाँ का कि स्टाफ सरकारी स्कूलों का बहुत अच्छा होता है, वहाँ स्कूलों में पढ़ा के वहाँ प्राइवेट स्कूल में जहाँ पे 10वीं पास लोग पढ़ा रहे हैं, बीएड बीएड एमएड वालों से नहीं पढ़ के 10वीं क्लास से ज्यादा तिगनी फीस देकर पढ़ रहे हैं, जबकि गांव में अभी जब गांव में खाना भी दिया जा रहा है, उनको ध्यान भी दिया जा रहा है, उनको पढ़ने में ध्यान दिया जा रहा है। अब स्थिति वो नहीं रही, राजीव गांधी पाठशाला के नाम पे पक्के मकान भी हो गए, सब जगह ठीक हो गई। अब रही बात इनने कही, जो सवाल इस बात का है मैडम कि मैं तो एक तो ये मानता हूँ, अभिभावक संघ के प्रतिनिधि भी यहाँ बैठे हैं, बहुत इनके बारे में सुनता पढ़ता भी रहता हूँ मैं। एक ब्लॉग बनाया जाएगा जिसमें जिस स्कूल के बारे में जो भी शिकायत होगी, इस बारे में माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी
काफी चिंतित और गंभीर व्यक्तित्व के धनी है, गरीब की सुनते हैं। वो इस बात के लिए कटिबद्ध हैं कि अब के जिन लोगों ने फीस के बारे में गड़बड़ की और फीस और जिस प्रकार की ये जो बता रहे हैं कि अभी किसी ने कहा कि 1500 की जूते दे रहे हैं, कोई कह रहा है बहुत घटिया स्तर। बिल्कुल मैं लौटूंगी आपके पास और सीधे रुख करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो कब रुकेगी मनमानी, और ये मनमानी लगातार जारी है प्राइवेट स्कूल्स की, क्योंकि मोटी मोटी फीस हर साल ली जाती है अभिभावकों से, लेकिन उसके बावजूद भी बेहतर व्यवस्थाएं नहीं मिल पाती हैं बच्चों को, और इसी के चलते लगातार हम सवाल भी उठा रहे हैं। और तमाम खास मेहमान इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। 2 खास मेहमान और इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी से। इस वक्त हमारे साथ मनीष पारिक जी जुड़ गए हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं, और इसके अलावा बीजेपी कार्यालय से इस वक्त हमारे साथ मधु शर्मा जी जुड़ी हुई है। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का भी। मधु शर्मा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। अगर आप लोग ही इस व्यवस्था को बदल देते, कोई समिति बना देते, तो शायद ये दिन आज नहीं देखना पड़ता कि हर साल फीस बढ़ोतरी की जाए। बिल्कुल, जैसे ही ये 100 दिन सरकार के अभी पूरे भी नहीं हुए हैं, और इन्होंने जिस तरीके से इसका स्कूलों का ढांचा क्या है, पूरे राजस्थान का ढांचा जिस तरीके से कांग्रेस सरकार ने बिगाड़ा हुआ है, और इन्होंने तो पूरी की बात कर रखी है कि हम किस तरीके से तबादलों का जो कारोबार इन्होंने करा है, तो उसमें ये सरकार पूरा का पूरा व्यस्त है। कांग्रेस से तो मैं सवाल कर लूंगी, मेरा सवाल आपसे है। 5 साल तो आपकी सरकार रही है ना, तो मेरा सवाल आपसे है। स्कूल किसी जी बिल्कुल हमारी सरकार रही है। हमारी सरकार ने जिस तरीके से जो 25 बच्चों का जो है वो बिल्कुल निःशुल्क, उसके लिए एडमिशन के लिए भी हमारी सरकार ने ही लागू किया था। और जिस तरीके से हमारी सरकार ने कुछ नॉर्म्स बना करके, चाहे वो निजी स्कूल है और चाहे वो सरकारी स्कूल है, और कितने अच्छे जिन्होंने तो क्या करा है कि जो दीनदयाल का पाठ है उसको भी हटा दिया है, और जो अच्छे लोगों के जो लेसन थे उनको उससे निरस्त कर दिया है। सारी योजना इन्होंने बंद कर दी। भामाशाह योजना जो महिलाओं के लिए थी वो इन्होंने बंद कर दी। तो वो स्कूलों की तो क्या बात करें, स्कूल तो आप मनमानी करेंगे ना, वो आधा % तो इधर उधर जाता ही रहता है ना इनका। तो आरटीई पर बहुत सारे बैरिकेड्स लगाए हैं प्राइवेट स्कूलों पर, जिससे आरटीई का बच्चा, एक गरीब परिवार का बच्चा स्कूल जाने से रुका है। जबकि मैं आपको बता दूं, मैं किसी सरकार की बड़ाई नहीं करना चाहता हूं, लेकिन निष्पक्ष तौर पर कांग्रेस ने उस वक्त आरटीई एक्ट को लाए, 25% बच्चों को निःशुल्क एडमिशन मिलते थे, उस पर 2.5 लाख तक की इनकम थी। इन्होंने इनकम के लिए 2.5 लाख की जगह आपने 1 लाख रुपए कर दिया, 1 लाख कर दिया। और बहुत सारे बैरिकेड्स आपने लगाए, आपने जाति के नाम पर, कैचमेंट एरिया के नाम पर बहुत सारे बैरिकेड्स लगाए। आपने इसके अलावा आज तक भी मैं बता दूं आपको 10.5 लाख बच्चे आरटीई के तहत प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं। 10.5 लाख बच्चे आरटीई के तहत प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं, और उसमें से मात्र 3.5 करोड़ सरकार का खर्च आ रहा है। यदि आप मल्टीप्लाई करके उद्योग जारी कर दिया, शिक्षकों को दूर दूर फेंक दिया, अफसरों को टाइम नहीं है, मंत्री को भी टाइम नहीं है, एक बच्चे पर खर्चा आता है, टाइम नहीं है। एक बच्चे पर बड़ी प्राइवेट स्कूलों की निर्धारण समिति की बात मैंने आपको कहा, प्राइवेट स्कूलों में क्या प्राइवेट निर्धारण समिति जो प्राइवेट स्कूलों में 2.5 लाख से 1 लाख कर दिया, उसमें आते नहीं लोग। निर्धारण कमेटी बनाई है, 1 लाख तो आज के तारीख में बिल्कुल प्राइवेट स्कूलों में चालू करी है। प्राइवेट स्कूलों में ऐसी चालू करेगी, आपको तो पता ही नहीं है। आपको शायद पता नहीं हो, आपको शायद अशोक गहलोत के राज में फीस निर्धारण समिति किसने करी? मैं लौटूंगी आप लोगों के पास। सतनाम सिंह के कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, मैं लौटूंगी आप लोगों के पास। एक कॉलर को सुन लेते हैं पहले। लौटूंगी मैं आप लोगों के पास। सतनाम जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर, सुन लेते हैं। सर, आप लोगों की ऑडियो जो है डाउन हो चुकी है सर, एक एक करके। मैडम, हमारे लास्ट ईयर का मैं आपका बताऊं, आप क्यों बोल रहे हैं? आप किस पार्टी से बिलोंग करते हो? आप किस पार्टी से बिलोंग, तो काहे को बोले जा रहे हो? लेट मी से, पार्टी का कहां मैटर है? लेट मी से भैया, तुमको बोलना बोलो। तुम कौन बोल रहा है? पार्टी का क्या मैटर है? पार्टी का कहां मैटर है? हम किसी का कोई मतलब नहीं है। आपको बता दें, मैं वहां पर लागू हुई क्या? फीस निर्धारण में आ गई थी, फीस निर्धारण समिति
2013 में आ गई बीजेपी की सरकार ने फीस कमेटी 2013 में आ गई थी, लागू करी दर्शकों। क्योंकि ये बहस इसलिए है क्योंकि बच्चों की शिक्षा के सर्वांगीण विकास के लिए बीजेपी सरकार किया और आज ये लोग टाइम नहीं है शिक्षा अधिकारियों की बैठक लेने के लिए, इनको टाइम नहीं है कि शिक्षा को लागू कर सके, भाजपा को लागू नहीं करा सके। तबादले उद्योग में लगे हुए लोग हैं, शिक्षा की स्थिति में कोई छोड़ने वाला नहीं। पार्टी पॉलिटिक्स से हटके बात फीस वाले से जुड़ा हुआ मसला है। हम ये कहना चाहते हैं, ये प्राइवेट स्कूल वाले उन टीचर की तरफ उसको अप्रिशिएट करिए। आप उन प्राइवेट मनीष जी रुक जाइए, एक एक करके। जहाँ पर 5,000 रुपए वार्षिक, जहाँ पर 5,000 रुपए वार्षिक स्कूल की फीस लेता हो, 5,000 रुपए वार्षिक फीस लेता हो, वो टीचर वहाँ पर क्या अपेक्षा कर सकता है? वहाँ पर क्या वहाँ पर लाख रुपए सैलरी नहीं हो सकती सर। आप लोगों के पास सीधे आपको ले चलते हैं गोविंदा जी। मेरा सवाल आपसे ही है, क्योंकि लगातार इस तरीके के आरोप लगते रहे हैं कि जो गाइडलाइंस आपकी तरफ से जारी भी होती हैं लेकिन उसे फॉलो नहीं किया जाता है और अल्टीमेटली भार जो है पेरेंट्स पर ही जाता है। देखिए, सारी जो भी गाइडलाइंस है हमारी, हम दो जगह से मॉनिटर होते हैं, एक सीबीएसई की तरफ से होते हैं, एक राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं। दोनों जगह की गाइडलाइंस हम जारी करते हैं, बच्चों को जारी करते हैं। उसके साथ साथ वी प्रोवाइड ऑल द फैसिलिटी ऑल्सो। ये हमारी फैसिलिटी है, ये हम प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम वर्क कर रहे हैं। हम लोगों ने स्कूल में पेरेंट टीचर एसोसिएशन बनाई हुई है। पेरेंट टीचर एसोसिएशन के अकॉर्डिंग ही हम जो अपनी फीस रेज करते हैं वो रेज करके हम शिक्षा संकुल में भी जब बताते हैं, ठीक है। उस हिसाब से जो हमारी फैसिलिटी, अब पेरेंट्स को क्या चाहिए, आज के ज़माने में पेरेंट के पास टाइम नहीं है, उसको भी फैसिलिटी चाहिए। तो एवरी स्कूल हैड डिफरेंट फैसिलिटी। तो ये बात तो बिल्कुल तर्क लायक नहीं है कि सारे स्कूलों की फीस एक हो, संभव नहीं है। कोई किसी के पास फैसिलिटी ज्यादा है, किसी का पढ़ाई आती है क्या साहब? आप फैसिलिटी बात कर रहे हैं, बताइए जब स्टार्टिंग में ही अशोक जी, अब मेरी बात सुनिए, एक बात मुझे ये बताइए, जब स्टार्टिंग में आप फीस ले लेते हैं, आप किसी को हवाई जहाज में बिठा के देखिए बात हवाई जहाज में बैठा एक्स्ट्रा अमाउंट किया जाता है, लग्जरी गाड़ियों में जाने से मैं अपना बच्चा पढ़ एनुअल फंक्शन पे होता है, ड्रेसेस पर आप लोग अलग से ले लेते हैं। देखिए, हर स्कूल का एक बजट होता है, हर स्कूल का एक बजट होता है, पेरेंट को पता होता है व्हाट बजट ही वांट्स। फैसिलिटी के नाम पे लूट मचाते हो आप, इसका मतलब बिल्कुल लूट नहीं मचाते हैं, वो फैसिलिटी मिलती है। के बीच में आई, आप लोगों के डिस्कशन के बीच में एक बहुत गंभीर बात आई कि आप कह रहे हैं हम फैसिलिटी देते हैं, लेता हूं। मैं एक जिम्मेदार पार्टी की तरफ से होते हुए, भारतीय जनता पार्टी के भी प्रतिनिधियां बैठे हैं, मैं ये बात कहना चाहता हूं कि प्राइवेट स्कूल एक वेबसाइट पे ये क्यों नहीं डालते कि जो हमारे टीचर हैं इनकी 10वीं से लेकर ग्रेजुएशन तक इतने नंबर आए। आप केवल समाज के लिए देवनानी जी ने दुखी होकर, सरकारी स्कूलों से दुखी होकर, उनके रिजल्ट से दुखी होकर उन्होंने मेरिट बंद की। जब मेरिट जिस साल बंद की उस दिन 116 मेरिट की, 116 में से मात्र एक मेरिट सरकारी की। 100 में से 98 बच्चे अच्छे नंबरों से पास होते हैं। और रिजल्ट आपके स्कूलों में 2 पास होगा, 98 के गीत गाओगे आप लोग? क्या बात कर रहे हो? हमारे 100 के 100 पास होते हैं सरकारी स्कूलों को, सरकारी स्कूलों को स्वामी विवेकानंद एक-एक करके दर्शक ऐसे बिल्कुल नहीं सुन पाएंगे सर आप लोगों की आवाज, एक-एक करके। आपकी सुनो, आप दिनेश कावड़ जी, दिनेश कावड़ जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। दिनेश कावड़ जी, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस ले लो ना। हमारे पास जो बड़ा पढ़ने आता है, आप फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस एडमिशन ले लो, आपका रिजल्ट। सर ऐसे दर्शक नहीं सुन पाएंगे आप लोग। जब सरकारी विद्यालयों में फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एडमिशन होता है, आप भी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व ले लो। मैं फर्स्ट कम फिर आपका रिजल्ट बताओ क्या आता है? फर्स्ट कम फर्स्ट ही लेते हैं। नहीं पेरेंट्स के सामने लॉटरी लगा होता है, हमारे लॉटरी निकलती है। मेरी बात सुनो, सीबीएसई ने, ये बिल्कुल गलत बात है। मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल नहीं आपको बता रहा हूँ, रिजल्ट आप देख सकते हैं। आप जो टोक रहे हैं आप लोग बेचते हो। दिनेश कावड़ जी, मेरा सवाल आपसे है, आप लोग कह रहे हैं कि आप लोग तो आवाज बनते रहे ना परिवारों की, पेरेंट्स की, तो आपके पास कुछ ऐसा कोई फॉर्मूला हो, कोई तरीका हो जिससे फीस बढ़ोतरी जो लगातार हो रही है वो रुक जाए? आज तक मैडम देखिए, इसके अंदर बहुत अच्छी बात है, डिस्कशन में कई चीजें निकल के आई। जैसा अभी अभिभावक संघ ने कहा कि रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पे